नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। बुलेटिन में इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता दें। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पेश कर दिया है और इस दरमियान अमित शाह ने विपक्ष पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि देश के मुसलमानों को इस बिल से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और न ही उन्हें किसी के बहकावे में आने की जरूरत है। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए पूछा है कि क्या पाकिस्तान के मुसलमानों को नागरिकता देनी चाहिए या नहीं। जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते राज्यसभा। देवर माइनॉरिटीज, ये स्पष्ट था। मैं इसकी क्लैरिटी इसलिए कर रहा हूं कि जो हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, वी शुड बी क्लियर दैट हिंदू वाज मेजॉरिटी इन इंडिया एंड हिंदू वाज इन माइनॉरिटी इन पाकिस्तान। दिस वी शुड बी वेरी क्लियर। वी शुड बी वेरी क्लियर that Muslims were majority in Pakistan and in minority in Hindustan, in India. This we should be very clear. और इसलिए जब आप रिलीजियस आधार की बात करते हैं, इसलिए जब आप रिलीजियस आधार की बात करते हैं, कोई बैठ के बोले तो माइनॉरिटी बाद में उनको मौका नहीं मिलेगा। नाम आए तो भी, पार्टी दिए तो भी मैं मौका नहीं दूंगा। जहां माइनॉरिटी होते हैं, जहां पर एक समाज माइनॉरिटी होता है, वह दूसरे देश में मेजॉरिटी होता है, और दूसरे देश में जहां माइनॉरिटी होता है, वो इस देश में मेजॉरिटी होता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान का पैक्ट हुआ था, जिसको नेहरू लियाकत पैक्ट कहते हैं। और इस पैक्ट के तहत इस बात की चिंता की गई थी कि दोनों ही जगहों पर माइनॉरिटीज की चिंता की जाए और माइनॉरिटीज को संभाल करके रखा जाए और उनकी जनता की हिफाजत की जाए। दिस वॉज नेहरू लियाकत अली पैक्ट, और इसके तहत यह कार्य हुआ था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा हुआ नहीं। वो धर्म के आधार पर विभाजन तो हुआ, लेकिन यह एकॉर्ड जो था, ये पेपरों में रह गया और कागजों में रह गया, सच्चाई में नहीं रहा। हमको यह भी मालूम है कि 1950 में जब इंडिया ने अपना संविधान अडॉप्ट किया और उसको लागू किया, तो हमने कहा वी द सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमने सेक्युलर होना तय किया, धर्मनिरपेक्ष देश बनाया भारत को। लेकिन पाकिस्तान ने इस्लामिक नेशन पाकिस्तान को घोषित किया, यह हमको मालूम होना चाहिए। थियोक्रेटिक स्टेट बनाई और वहां का रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशनली इस्लाम तय हो गया, और उसके दृष्टि को ध्यान में रख करके उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और ये बात हम आज नहीं कह रहे हैं, हम जनसंघ के दिनों से कह रहे हैं। मैं 1970 का एक अपना रेजोल्यूशन जनसंघ का आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं, भारतीय जनसंघ का, जो उस समय की विभत्स परिस्थितियों के बारे में भी इंगित करता है और अपने आंकड़ों के बारे में भी इंगित करता है कि वहां की परिस्थिति क्या रही। मैं कोट करता हूं, भारत के लिए गर्व का विषय है कि उसने अपने वचन और अल्पसंख्यक मुसलमानों की पूरी तरह रक्षा की है तथा उन्हें बराबरी के अधिकार दिए हैं। भारत में मुसलमानों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या इस बात की साक्षी है कि 1961 की जनगणना के अनुसार यह जनसंख्या 5 करोड़ थी, जो अब 6 करोड़ से आगे बढ़ गई है। पाकिस्तान में भी जनसंख्या वृद्धि की गति भारत के समान ही है, लेकिन पाकिस्तान ने भी यदि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए दिए गए आश्वासन का समादर किया होता तो 1961 की जनगणना में अल्पसंख्यकों की संख्या 2.5 करोड़ होनी चाहिए थी, परंतु अल्पसंख्यकों की संख्या घट करके मात्र 90 लाख रह गई है। इन 20 वर्षों में 1 करोड़ अल्पसंख्यक के मारे जाने तथा उनके विस्थापन के उदाहरण इतिहास में नहीं मिलेगा। यह हमारा रेजोल्यूशन 1970 का है, और वहां की अल्पसंख्यक की संख्या घट गई, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज अगर हम बात करें, इन 1947 पाकिस्तान में माइनॉरिटीज में 23% एंड इन 2017 द माइनॉरिटीज आर 2.3%. This is Pakistan. This is Pakistan. And this is what we have to understand. हम इधर उधर की बात ना करें, हम मूल पर आए, और मूल यही है जिसको मैं कह रहा हूं। In 1951, minorities in India were 9.8%, and in 2018, minorities in India are 14.23%. पूरे जीने का अधिकार जो मिला है
वो भारत में मिला है और यहां पर फले फूले हैं माइनॉरिटीज, और ये हमारी बुलंदी है जिसको हम आपके सामने कहना चाहते हैं। हमने सबको बराबर देखा है और सबको बराबर समझने का प्रयास किया है। मुझे एक बात पर यहां से मैं जब देखता हूं तो गैलेक्सी ऑफ लीडर्स, गैलेक्सी ऑफ लॉयर्स और हर एक तरीके के विद्वान लोग वहां बैठे हैं। कई बार स्थिति ऐसी आती है कि हम समझते नहीं हैं, लेकिन ज्यादातर स्थिति राजनीति में ऐसी आती है कि हम समझना चाहते नहीं। यहां आप समझना चाह नहीं रहे। आप यू आर ब्रिंगिंग आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर ब्रिंगिंग राइट टू इक्वालिटी। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद राइट टू इक्वालिटी। भारत के किसी भी नागरिक की इक्वालिटी पर जरा भी आंच नहीं आ रही है इस सिटीजन बिल से। इसको हमको समझना चाहिए। इट इज वेरी क्लियर, साफ शब्दों में है, कहीं राइट टू इक्वालिटी को कोई असर नहीं कर रहा। ये बेचारे बाहर से आए हुए, और मैं हेल्थ मिनिस्टर था। आप लोगों में से मैं नहीं जानता कि आप लोगों ने कितने लोगों को देखा है जो पाकिस्तान से परसिक्यूट होकर के रिलीजियसली यहां आए हैं। आइए मेरे साथ इंदौर चलिए, आइए आप कच्छ के बॉर्डर्स पर चलिए, आइए आपको हम दिखाते हैं अपने वेस्ट बंगाल की तरफ। आप देखेंगे डॉक्टर्स वहां से पास कर चुके हैं, बट दे आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस इन इंडिया बिकॉज दे डू नॉट हैव द सिटीजनशिप राइट। कहां जाए वो? उन्होंने मेडिकल पास किया है। मैं हेल्थ मिनिस्टर था, मैं लाचार था क्योंकि कानून हमको बाध्य कर रहा था कि हमको प्रैक्टिस की परमिशन नहीं दे पाते थे। अब क्या वो यहां मेडिकल की पढ़ाई करेंगे? उम्र 54 साल, उम्र 55 साल, रिलीजियसली परसिक्यूट हो गए। आप उनके हालात देखिए जाकर के। अगर आप लोगों में से एक भी नेता उनके हालात को देखेगा, वो तुरंत इस अमेंडमेंट बिल पर मुहर लगाएगा। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं, वो तुरंत मुहर लगाएगा। मैं बहुत से फैक्ट्स ला सकता हूं। अब मैं अफगानिस्तान की बात करता हूं। मेरा ये नहीं है, मैं कुछ आपके सामने उद्धृत करूंगा जो रिपोर्टिंग हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स 20 जनवरी 2002 को कहता है, एवरी संडे इन द लेट आफ्टरनून द सिख्स एंड हिंदूज ऑफ काबुल, दोज who are left, traverse a circuit of sorrow. Like family members visiting a grave, they go to their ruined houses of worship, stopping to pray at each one. The temples were on one front line during the fractional fighting. The devastated Kabul in early 90s, only 2 survived intact. The temples once held large crowds of worshippers, but the Sikhs and Hindus population in Afghanistan has reduced over the last decade from 50,000 in early 1990s to 2,000 in fewer today in cities like Ghazni, Jalalabad, Kandahar. In Kabul, there are exactly 526 Sikh families and Hindus, and 40 Sikh families and 10 Hindu families. ये मेरी रिपोर्टिंग नहीं है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टिंग है। मैं एक और रिपोर्टिंग आपको पढ़ाना चाहता हूं। द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, ये गार्जियन की रिपोर्टिंग है। द कोलैप्स ऑफ द सोवियत बैक्ड regime had left Afghan Sikhs in a vulnerable position with their black duster headgear and their near but untrimmed beard. They stood out from the Muslim crowd and became an easily identifiable target for crime and harassment. A community of traders with business contacts stretching from Afghan cities to India, Japan and Korea, the Sikhs were perceived as wealthy, and this perception in turn made them key target of kidnapping the gangs. और उनके खिलाफ वहां पर रैंसम मांगने के लिए उनके कत्ल किए गए। ये इसमें रिपोर्टिंग की गई है। रॉयटर्स की रिपोर्टिंग में करना चाहता हूं। On a bright day in downtown Kabul, Jagtar Singh was in his traditional herb shop when a man turned up, drew a knife and told him to convert to Islam or he would cut to his throat. Only bystanders and shopkeepers saved his life. ये रॉयटर्स की रिपोर्टिंग है। मैं ऐसी सारी रिपोर्टिंग यहाँ रख दूंगा ताकि वो सदन का पार्ट बन जाए। मैं भावनाओं को, उत्तेजनाओं को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ फैक्ट्स में रखना चाहता था कि किस तरीके से इन देशों में माइनॉरिटीज के साथ सलूक किया गया है, वो हमको समझना चाहिए और उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जहां तक सवाल, मैंने पहले भी आर्टिकल 14 का जिक्र किया है
यहां पर किसी के साथ भी किसी का अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। आर्टिकल 14 यहां किसी भी आधार पर नहीं आती है। जब परसिक्यूशन रिलीजियस के आधार पर होगा तो उत्तर भी रिलीजन में ही मिलेगा और उसी दृष्टि से उसको देखना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं देखना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। नॉर्थ ईस्ट की बात की गई। He has held more than 100 hours session. He has met more than 150 delegations, more than 600 people. All issues have been sorted out. और बड़े स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि देखिए देश के हित में कुछ और होता है, राजनीति के हित में कुछ और होता है। मैं चाहूंगा कि राजनीति का हित छोड़ दें और देश का हित ध्यान में रखें। भ्रम हटाने का प्रयास करें। नॉर्थ ईस्ट में आपने भ्रम फैलाने का प्रयास किया है कि नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ ये हो जाएगा, उनकी सैंटिटी खत्म हो जाएगी, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। गृह मंत्री जी ने लोकसभा में बड़े विस्तृत रूप में जवाब दिया है। सबकी आइडेंटिटी बरकरार रहेगी, एंटिटी बरकरार रहेगी, इनर लाइन परमिट बरकरार रहेगा और उनके ऊपर इस चीज का असर नहीं पड़ेगा। इसका शेड्यूल 6 का को हम ध्यान में रख करके उसको वो इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बात बड़े स्पष्ट शब्दों में हमारे गृह मंत्री जी ने कही है। इसलिए मैं इन बातों को आपके सामने रखते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं और एक बात और कहना चाहता हूं जरूर। कई बार क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमारी पार्टी का कब और क्या और कैसा स्टैंड रहा है, और इसी तरीके में कई बार क्योंकि सिर्फ जगह बदल जाती है तो उससे आर्ग्यूमेंट्स बदल जाते हैं। मैं चाहूंगा कि दिस बिल इज इन द नेशनल इंटरेस्ट, सो बाय चेंजिंग साइड डोंट चेंज योर आर्ग्यूमेंट्स। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं कोट करना चाहता हूं 18 दिसंबर को। आप आदरणीय मनमोहन सिंह जी का बड़ा आदर करते हैं, उनके कहे बातों को आप मानते हैं, उनके कहे हुए रास्ते पर चलने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं। इसलिए मैं 18 दिसंबर 2003 का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का इसी राज्यसभा में दिया गया वक्तव्य आपके उद्धृत करके आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटीजन अमेंडमेंट बिल पर 18 दिसंबर को बोलते हुए उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर LK आडवाणी जी से कहा, व्हाइल आई एम ऑन द सब्जेक्ट मैडम, उस समय मैडम चेयर पर थी, व्हाइल आई एम ऑन द सब्जेक्ट मैडम, आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ रेफ्यूजीज after the partition of our country. The minorities in the countries like Bangladesh have faced persecution, and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people, to seek refuge in our country, our approach in granting citizenship to these unfortunate persons should be more liberal.